पेपर ले लिए थे अपने अपने, शायद आप भी पेज दिखा दो। आवाज आई तो क्लास के बाहर बात ना करो, बस अब खामोश, आवाज आए मुझे। अच्छा, हमने कल सीखा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसको आगे लेके चलते हैं। देखिए, अप्लाइंग डायनामिक्स की वर्कशीट में कॉपी करा चुका हूं, लेकिन क्योंकि कल मैंने बहुत ज्यादा एमसीक्यूज दिए थे तो ये मैं आपको कल दूंगा, फिर कल ले आऊंगा। डायनामिक्स की वर्कशीट्स आपको कल मिल जाएगी और इनके वीडियो सोल्यूशन भी जल्दी बन जाएंगे, प्रोजेक्टाइल के भी डायनामिक्स। अच्छा, अब आज का हमारा टॉपिक अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या काम होता है न्यूटन सेकेंड लॉ का? कैलकुलेटिंग फोर्स। तो इसकी जगह आप कैलकुलेटिंग फोर्स भी लिख सकते हैं, इसकी जगह कैलकुलेटिंग फोर्स भी बिल्कुल ठीक होगा। अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ। हसान है अभी? फरीद, ये सब लोग मुझे वॉशरूम में मिले और अभी यहाँ नहीं पहुंचे, मैं यहाँ पहुंच गया। ठीक है, शीशे के सामने, ये सारे शीशे के सामने खड़े हैं, ठीक है, और अपने बाल सही कर रहे हैं। तो अब मैं तो वो काम भी नहीं कर सकता। अच्छा, अप्लाइंग न्यूटन, तो मैंने कहा बेटा क्लास ले लो, बाल तो सबके ही अच्छे हैं। अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ to fluid, applying Newton's second law to fluid streams। अच्छा बेटा, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, हम लोग साथ उधर थे और मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तुम अभी आ रहे हो। बेटा मैं भी उधर से ही आ रहा हूँ, मैं भी तो उधर से आ रहा हूँ ना, ठीक है। और मेरे सामने खड़े हो कि तुम लोग अपने बाल सही कर रहे हो, मैं तुम्हारे नंबर काटूंगा पेपर में। मे भी आपके किसी एक्शन से किसी को कम्प्लेक्स हो जाए, फिर क्या हो सकता है ना। तो आप देखो ना अपने अराउंड, फर्ज करें आपके अराउंड कोई बंदा है, नहीं आपके अराउंड कोई बंदा है उसके बाल नहीं है, तो वहां पे बाल सेट करने चाहिए। अच्छा, बेटा मसला होता है ना, तो मैं वहां से गुजर रहा हूँ, ये बाल सेट कर रहे हैं, मुझे मसला होता है इससे। अच्छा, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ टू फ्लूइड्स। फ्लूइड्स आर, बेटा पढ़ाई में वापस फ्लूइड्स आर, Hassan, give two examples of fluids. लिखो भी, two examples of fluids. Aban, two examples of fluids. Anything that can flow. Anything that can flow. So, fluids are all the liquids plus all the gases. बेटा all the liquids and all the gases are fluids. सब liquids और सब gases क्या है? fluids. अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हमने फ्लूइड्स पे लगाना है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ विल यू फाइंड, बेटा आप ये बताएं, हाउ विल यू फाइंड द मास ऑफ दिस पेन? आप कहेंगे हम इसको बैलेंस पे रख देंगे, यस और नो? हाउ विल यू फाइंड मास ऑफ दिस पेन? आप कहेंगे हम इसको बैलेंस पे रख देंगे। हाउ विल यू फाइंड मास ऑफ रिवर इंडस? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। If water is being ejected from a water pipe, how can you find its mass? Not possible. For example, आप कराची में और वहां पे कोई वाटर की सप्लाई लाइन है, उसके अंदर से वाटर गुजर रहा है, उसका मैस डिफाइन करना इज नॉट पॉसिबल। हमें क्या पता कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, समझ आ गई बात? सो फ्लूइड स्ट्रीम्स का मैस डिफाइन करना इज नॉट पॉसिबल। तो F इज इक्वल टू ma फ्लूइड स्ट्रीम्स पे नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? बिकॉज हम उनका मैस डिफाइन कर ही नहीं सकते। एक और एग्जांपल, अगर विंड आके विंड टरबाइन को हिट कर रही है, आप उसमें लगाना चाहते हैं F इज इक्वल टू ma, क्यों? विंड टरबाइन पे आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो विंड का मैस कैलकुलेट करना पॉसिबल है या नहीं है? अच्छा, एक और बात, मैं इस पंखे को चला के इसके नीचे खड़ा हो जाता हूं और मैं ये देखता हूं कि मेरे मुंह पे जो हवा पड़ रही है उसकी फोर्स कितना है। द प्रॉब्लम इज दैट कि हवा की स्पीड तो मुझे पता चल जाएगी, एक्सलेरेशन भी पता चल जाएगा, हवा का मैस कहां से आएगा? फ्लूइड स्ट्रीम का मैस फाइंड करना इज इम्पॉसिबल। समझ आ गई बात? उसकी फिर कुछ अल्टरनेट अप्रोचेस होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अल्टरनेट अप्रोच ये होती है
कि अगर आप लिक्विड की बात करें तो उसको 1 मिनट तक या 2 मिनट तक जमा करें, जितना लिक्विड कलेक्ट होगा उसको आप उसके टाइम पे डिवाइड कर दें, उसको कहते हैं मैस फ्लो रेट। क्या कहते हैं? मैस फ्लो रेट। मैं रिपीट करता हूं, लिक्विड के केस में या लिक्विड स्ट्रीम के केस में हम एम की जगह यूज करते हैं मैस पर सेकंड। क्या यूज करते हैं? मैस पर सेकंड। मैस पर सेकंड फाइंड कैसे करते हैं? फर्ज करें किसी पाइप में से पानी आ रहा है, वो पानी में जमा करता रहूंगा कितने टाइम तक? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। जब पानी जमा हो जाएगा फिर मैं उसका मैस फाइंड करके उस मैस को टाइम पे डिवाइड कर दूंगा, तो उसको हम कहते हैं मैस फ्लो रेट। बात समझ आ गई? अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, फ्लूइड्स आर लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लिखो F इक्वल्स डेल्टा M ओवर डेल्टा T। F इक्वल्स डेल्टा M ओवर डेल्टा T इनटू V माइनस U। इक्वेशन वही है, बस थोड़ा सा चेंज आ गया। कैसे? पहले हम ये यूज कर रहे थे ना, देखिए F इज इक्वल टू MV माइनस MU ओवर T। आप दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर करें, तकरीबन सेम है या नहीं है? हमने M ओवर T को कॉमन ले लिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी तो वही है। नहीं बेटा, ये वही नहीं है। क्या फर्क है? इसमें मैस, वेलोसिटी और टाइम अलग अलग दिया होगा, इसमें मैस और टाइम अलग नहीं दिया होगा। इसमें वो कहेंगे कि फ्रॉम अ वाटर पाइप वाटर इज इजेक्टेड एट द रेट ऑफ 2 किलोग्राम पर सेकेंड, 3 किलोग्राम पर सेकेंड। तो डेल्टा एम और डेल्टा टी विल बी गिवन एज अ सिंगल क्वांटिटी। इसकी हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, लिखो, इट इज फॉर फ्लूइड स्ट्रीम्स। इसके सिंबल्स को एक्सप्लेन करते हैं। डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी, delta M over delta T is called mass flow rate। उससे ज्यादा आसान जबान में mass per unit time। क्या है बेटा? ये mass per unit time। जिन बच्चों ने एड मैथ्स पढ़ा हुआ है ओ लेवल में, उन्होंने मे भी इसे एड मैथ्स में कोई क्वेश्चन इस तरह का किया होगा। आप में से कोई बच्चा है जिसने ओ लेवल में एड मैथ्स पढ़ा हो, एडिशनल मैथमेटिक्स? This concept was there in additional mathematics। अच्छा, डेल्टा एम और डेल्टा टी, mass flow rate या फिर mass per unit time। U और V same concept। U is initial velocity, V is final velocity। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। इसकी एक आध एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल लिखे जरा। एग्जांपल ये है कि एग्जांपल 1, एग्जांपल 1, प्रोपेलर। आसान क्या होता है प्रोपेलर बेटा? जो हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखा होता है, या जो बोट के पीछे क्या लगा होता है? पंखा लगा होता है। पंखा जो हवा को पुश करेगा, पंखा जो पानी को पुश करेगा, तो उस पंखे को क्या कहते हैं? प्रोपेलर। अच्छा, आपका एग्जामिनर फैन भी कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। प्रोपेलर ऑफ अ हेलीकॉप्टर, प्रोपेलर ऑफ अ हेलीकॉप्टर is capable of pushing the air at the rate of 1000 किलोग्राम पर सेकेंड। अब ये प्रैक्टिकल वैल्यू है या नहीं उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कितना प्रोपेल कर रहा है? 1000 किलोग्राम पर सेकेंड with a speed of 200 मीटर पर सेकेंड। बात को समझ लो, हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर कितनी हवा को पुश कर रहा है? 1000 किलोग्राम पर सेकेंड की स्पीड के साथ, 200 मीटर पर सेकेंड के साथ। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हाउ इज an upward force achieved on a helicopter। हेलीकॉप्टर का बेसिकली फ्लाइंग प्रिंसिपल, अपवर्ड फोर्स कैसे मिलती है?
The air is pushed or propelled downwards. Force on air is downwards. Force on helicopter is upwards. The propeller is pushing the air downwards. Pushing the air downwards. तो जब हेलीकॉप्टर एयर को पुश करेगा डाउनवर्ड्स तो एयर उसको पुश करेगी अपवर्ड्स. एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होगा. क्या अप्लाई होगा? न्यूटन थर्ड लॉ. जितनी फोर्स के साथ हेलीकॉप्टर एयर को पुश करेगा डाउनवर्ड्स, एयर उसको पुश करेगी अपवर्ड्स. तो इसके आंसर में लिखो कि द हेलीकॉप्टर, यहां पे प्रोपेलर लिखना और बेहतर होगा क्योंकि असल में तो प्रोपेलर करेगा ना. द हेलीकॉप्टर विल पुश द एयर, द हेलीकॉप्टर विल पुश द एयर डाउनवर्ड्स. हेलीकॉप्टर एयर को पुश करेगा डाउनवर्ड्स एंड द एयर विल पुश action and reaction. The air will push the helicopter. किस तरफ बेटा? The air will push the helicopter upwards. तो जब हेलीकॉप्टर एयर को पुश करेगा डाउनवर्ड्स तो हेलीकॉप्टर को एयर पुश करेगी, will push the helicopter upwards. इस पे आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझे बताएं. कोई क्वेश्चन है या नहीं है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखें. Find force due to the propeller. Find force due to the propeller on the push air. इसको एक बार पढ़ लो. Find force on the find force due to the propeller on the pushed air. वो जो एयर पुश हो रही है उस पे प्रोपेलर कितना फोर्स लगा रहा है. तो किसका क्वेश्चन है? फ्लूइड का ना. आपसे एयर की बात हो रही है. जब भी एयर का क्वेश्चन होगा फोर्स का फॉर्मूला आपने इस तरह लिखना है. F इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी इनटू V माइनस यू. अच्छा, डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी क्या है? mass of air propelled per second. क्या है? mass of air propelled per second. डेल्टा एम और डेल्टा टी को सर्कल करो जल्दी से जहां पे भी गिवन है. डेल्टा एम और डेल्टा टी इज 1000. इट इज गिवन. सो mass of air propelled per second is 1000 kilogram per second. 1000 kilogram per second is the mass of air propelled per second. क्लियर ये बात? अच्छा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर की जगह बोट हो सकती है, शिप हो सकता है या कोई भी और चीज हो सकती है. अगर यहाँ पे रॉकेट होगा तो इजेक्टेड गैस. रॉकेट होगा तो क्या आ जाएगा? इजेक्टेड गैस. फॉर्मूला सेम रहेगा. तो डेल्टा एम और डेल्टा टी हो गया 1000 किलोग्राम पर सेकेंड. यू आप बताएं क्या होगा और वी आप बताएं क्या होगा. अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं. एयर के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है उसको इग्नोर करते हैं. सो इन आवर क्वेश्चंस वी assume द एयर टू बी स्टिल. वी assume द एयर टू बी स्टिल. हमारे क्वेश्चन में हम एयर के मॉलिक्यूल्स की कोई भी मूवमेंट इग्नोर करेंगे. तो हम अपनी तरफ से यू को क्या देंगे? 0. ऑल्दो विंड भी हो सकती है, हम विंड को इग्नोर करेंगे. स्टिल एयर. स्टिल एयर ब्रैकेट में लिख दो. ignoring any initial movement, ignoring any initial movement of air. बेटा प्रोपेलर का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें एयर की जो इनिशियल मूवमेंट है उसको इग्नोर करेंगे. वाटर की भी. प्रोपेलर के किसी भी क्वेश्चन में वाटर या एयर को इनिशियली स्टिल लेंगे. समझ आ गई बात? हेलीकॉप्टर का क्वेश्चन, बोट का क्वेश्चन, शिप का क्वेश्चन, जहां पे प्रोपेलर होगा यू को लेंगे 0 और वाटर या वैसे देखो सी के अंदर या रिवर के अंदर वाटर की कोई ना कोई अपनी मूवमेंट भी हो सकती है, हम उस अपनी मूवमेंट को इग्नोर करेंगे. सो स्टिल मीडियम. ठीक. डी पे आ जाते हैं. किस स्पीड से प्रोपेल कर रहे हैं जल्दी से बताओ. 200 ना. प्रोपेल करने की स्पीड है 200. हर क्वेश्चन में इग्नोर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200. लिखो v इज इक्वल टू 200. बेटा एयर की जो इनिशियल मूवमेंट है वो हम कभी नहीं लेते, उसको हमेशा इग्नोर करते हैं. तो कितना आ गया फिर? v हो गया 200. लिखो v इज इक्वल टू 200. तो v इज इक्वल टू 200
मीटर पर सेकेंड। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी इज, हाँ जी उधर से आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर सेकेंड। डेल्टा एम और डेल्टा टी क्या आ गया, 1000 किलोग्राम पर सेकेंड। v की जगह पे आ गया 200 और u की जगह पे 0। आगे समझ, 200 माइनस 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1000 और मल्टीप्लाई होगा 200 के साथ, तो क्या बन गया 200,000 और ये हो जाएगा हमारे पास न्यूटन। मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी। ठीक, तो ये हमने फोर्स कैलकुलेट की किस पे, हेलीकॉप्टर पे। अब एक एग्जांपल जो आप करके देंगे और बहुत जल्दी करके देंगे। एग्जांपल लिखो मेरा थोड़ा तेज। एग्जांपल, ये एग्जांपल आपने खुद करके देंगे। लिखो कि इफ, बेटा ये लिखो जरा, इफ द फोर्स on a water pump, if the force on a water pump exceeds, if the force on a water pump exceeds, बेटा सामने, if the force on a water pump exceeds 1000 न्यूटन। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट पे अगर फोर्स इंक्रीज कर जाए तो व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम? या तो वो डिफॉर्म हो सकता है या उसके नट बोल्ट खुल सकते हैं। फर्ज करें अगर आप दरवाजे पे बहुत फोर्स लगा दें, क्या हो सकता है? दरवाजे पे बहुत फोर्स लगा दी, या तो टूट जाएगा या उखड़ जाएगा या उसके नट बोल्ट खुल जाएंगे। तो वाटर पंप का भी क्या होगा, अगर उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लग गई तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है कि कोई ना कोई डैमेज कॉज हो सकता है। If the force on a water pump exceeds 1000 Newton, then its nut bolts होते हैं जिसको उसको जोड़ा होता है, then its nut bolts can open। Actually इसमें आपको एग्जामिनर ये बता रहे हैं कि 1000 न्यूटन से बड़ी फोर्स इज नॉट अलाउड। अच्छा उसके बाद लिखें water is ejected horizontally, water is ejected horizontally with a speed of 20 meter per second। Water is ejected horizontally with a speed of 20 meter per second। Question का first part, find mass of water, बेटा आवाज न करो, find maximum mass of water that can be ejected per second। Find maximum mass of water that can be ejected per second without causing damage कॉज किए बगैर। डैमेज क्या होगा, नट बोल्ट्स का ओपन होना। Find maximum mass of water that can be ejected per second without causing the damage। This 1000 Newton will be treated as a maximum force or a minimum force? This 1000 Newton should be treated as a maximum force or a minimum force? अगर force इससे exceed करेगी then you have a problem। So this is the upper limit। तो हम कह सकते हैं कि force should be less than equal to कितना, 1000। फोर्स को 1000 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000 न्यूटन। सामने बेटा, फोर्स को 1000 से लेस होना चाहिए, तो हम 1000 को ट्रीट करेंगे एज अ मैक्सिमम फोर्स। तो लिखे F मैक्सिमम इज इक्वल टू 1000। बेटा जब हम फोर्स को मैक्सिमम करेंगे तो हमें बाकी वेरिएबल्स मैक्सिमम मिलेंगे। तो अगर हमने मास का मैक्सिमम फाइंड करना है तो अपर लिमिट ऑफ द फोर्स। अब मुझे बताएं फ्लूइड के ऊपर फोर्स का क्या फॉर्मूला था, आप खुद बताएं जरा। डेल्टा एम
ओवर डेल्टा टी, यही हमने फाइंड करना है, यही हमने फाइंड करना है डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी की मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम फोर्स को मैक्सिमम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा अब आ जाए जी आगे, डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी इनटू v माइनस u इज 1000। कर दिया यहां तक? अब आप मुझे बताते जाए, डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी तो हमने करना है फाइंड, u की वैल्यू कौन बताएगा? आप मुझे ये बताएं। वाटर पंप जहां से वाटर उठाता है वहां पे वाटर को हम मूविंग लेंगे या स्टिल लेंगे? आपका कोई भी वाटर पंप किसी ना किसी वाटर रिजर्वायर से वाटर को पिक करेगा। कोई आपके पास रिवर होगा, कोई आपके पास स्विमिंग पूल होगा, डैम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जहां से वो वाटर को पिक करेगा, द इनिशियल स्पीड ऑफ द वाटर विल बी टेकन टू बी 0। सो इनिशियल स्टेट ऑफ द वाटर हम क्या समझेंगे कि रिजर्वायर में पानी रुका हुआ था। तो इनिशियल स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में नहीं गिवन, इसमें एक assumption है वो लिख दो। assuming the water to be still, और ये हर वक्त अप्लाई होगा in the reservoir। तो किसी भी प्रोपेलर या पंप के क्वेश्चन में हम इनिशियल स्पीड को 0 लेंगे। बेटा किसी भी प्रोपेलर या पंप के क्वेश्चन में हम इनिशियल स्पीड को क्या लेंगे? 0। वाटर पंप का क्वेश्चन, प्रोपेलर का क्वेश्चन, तो वाटर या विंड की स्पीड 0। डन। किस स्पीड से इजेक्ट कर रहे हैं? जिस स्पीड से इजेक्ट किया है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करते हैं तो डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी इनटू हो जाएगा हमारे पास v की जगह पे 20 और u की जगह पे 0। अगर समझ आ गई तो बता दो, आगे समझ? इक्वल किसके हो गया? 1000 के। तो फोर्स को 1000 के विद इन रखने के लिए डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी कितना हो सकता है? द अपर लिमिट ऑफ डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी कैन बी, ये अपर लिमिट है क्योंकि फोर्स का मैक्सिमम पुट किया है, 1000 over 25 kilogram per second. So the mass of water that is being ejected should be kept within 5 kilogram per second. हाँ तुम लोगों को चेक कर रहा था, 50 किलोग्राम पर सेकंड। मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग कॉन्शियस हो या नहीं हो। वेरी गुड, हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं। बच्चों यहां तक हमने कर लिया। अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन है, हर बार आपको एम ओवर टी या तो गिवन है या आप कैलकुलेट करें। मेरा आपसे क्वेश्चन है वो आपने सुनना है और बताना है। फर्ज करें अबान ने बनाई एक विंड टर्बाइन। अब अबान ये देखना चाहता है कि विंड का कितना मैस उसको जाके हिट करेगा इन 1 सेकेंड। मैं रिपीट करता हूं, फर्ज करें हसान ने, अहमद ने या अबान ने एक विंड टर्बाइन बनाई। बना लोगे ना? बड़े होके। अच्छा इन्होंने बनाई एक विंड टर्बाइन। हमने देखना है कि विंड का कितना मैस जाके उस टर्बाइन को हिट करेगा। आप मुझे बताएं, क्या विंड को हम बैलेंस पे रख सकते हैं? क्या विंड को हम बैलेंस के साथ हैंग कर सकते हैं? नहीं। अब विंड का मैस कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज अ टास्क। बेसिकली द प्रॉब्लम इज दैट आपने विंड का फाइंड करना है मैस। अब विंड का मैस कैसे फाइंड होगा? विंड का मैस फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है। अगर विंड का मैस नहीं मिल सकता तो टरबाइन के ऊपर फोर्स कैसे मिलेगी? टरबाइन पे फोर्स फाइंड करनी है तो आपको ये तो चाहिए। तो विंड का मैस कैसे फाइंड करेंगे? हेडिंग 2 लिखो, फाइंडिंग mass flow rate। फाइंडिंग mass flow rate, बेटा क्या होता है mass flow rate? mass of something per second। लिखो फाइंडिंग डेल्टा m ओवर डेल्टा t, ब्रैकेट में लिखो mass flow rate। अच्छा अब एक बात, अगर आप कोई चीज प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते फिर आप थ्योरेटिकली करते हैं। कोई चीज अगर हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते तो क्या करते हैं फिर? थ्योरेटिकली। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एयर की डेंसिटी होती है 22 ग्राम पर डीएम क्यूब। मेरा ख्याल है आपने पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में आपने एयर की डेंसिटी पढ़ी हुई है, कितना? 22 ग्राम पर डीएम क्यूब। अच्छा आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं ये कैसे मिली? ये मिली फार्मूला अप्लाई करके। कौन सा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आपने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अच्छा अगर नहीं पढ़ा, सिंपल करते हैं, एयर की जो भी कैलकुलेशन है वो उसके प्रेशर के थ्रू होती है।
एयर की कोई भी कैलकुलेशन उसके प्रेशर के थ्रू होती है और प्रेशर का गेज होता है। तो एयर की कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर, उसके लिए कोई बैलेंस नहीं होता, तो प्रेशर से हमें डेंसिटी मिल जाती है। अच्छा, अब फाइंड डेल्टा एम और डेल्टा टी मास फ्लो रेट थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली क्यों? क्योंकि हवा को हम बैलेंस पे नहीं रख सकते, तो कुछ सिचुएशंस में हम बैलेंस यूज नहीं कर सकते। जैसे एक बड़ा सारा रिवर है, क्या उसके वाटर को हम बैलेंस पे रख सकते हैं? बड़ा सारा रिवर है, सी की बात करते हैं। सो बेटा सी के क्वेश्चन में, समंदर के क्वेश्चन में, रिवर के क्वेश्चन में या विंड के क्वेश्चन में डेल्टा एम और डेल्टा डी कैसे मिलेगा थ्योरेटिकली? अब थ्योरेटिकली मिलेगा कैसे? पहली चीज लिखे, लिखे वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड, इसको आप कहा करेंगे डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। एग्जामिनर ये पूछेगा भी। अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। अगर एक पाइप से पानी निकल रहा है और आपने ये बताना है कि पानी का कितना वॉल्यूम एक सेकंड में निकलेगा, तो पाइप के क्रॉस सेक्शन को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। मैं रिपीट करता हूं, अगर एक पाइप में से पानी निकल रहा है और आपने बताना है एक सेकंड में कितना पानी का वॉल्यूम निकला, तो आप क्या करो, पानी की स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो, किससे? पाइप के क्रॉस सेक्शन से। फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम पर सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको आप थिकनेस भी कह सकते हैं। सो पाइप के अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे पानी की स्पीड के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम पर सेकंड। पानी का कितना वॉल्यूम एक सेकंड में पाइप से निकल रहा है। अच्छा, ये फॉर्मूला हम डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड, क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम पर सेकंड। बात समझ आ गई? अब मुझे पता है वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है डेंसिटी में, किससे मल्टीप्लाई करें? वॉल्यूम को मैस में। अगर हमें वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मैस में, किससे मल्टीप्लाई करें? वॉल्यूम टू मैस। तो आप खुद देखें, मैस होता है डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के किसी भी फार्मूला को अगर आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका फार्मूला मिल जाएगा, मैस का। तो वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी इज ऑलवेज मैस। तो हो गया हमारा काम। लिखो मैस पर सेकेंड, इसको कहते हैं मैस फ्लो रेट। क्या कहते हैं बेटा इसको? मैस फ्लो रेट इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी। क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ बेटा, सामने क्या ऐड हो जाएगा? डेंसिटी, आवाज नहीं बेटा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू, बाकी तो सारा कुछ वही रहेगा ना। इफ यू मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड with volume per second, it will give you mass per second. एक बार देख लो, mass per second is density of fluid into volume per second. वॉल्यूम पर सेकंड यहां पे रखा हुआ है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी is equal to, the first variable is density of fluid, the second variable is area, the third variable is speed। अब इसकी हम करते हैं कुछ एग्जांपल से, कॉपी कर दो यहां तक, हो गया कॉपी? अच्छा, आप कॉपी कर दो। बेटा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। किसी भी पाइप के क्रॉस सेक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड के साथ, ये ऊपर एक ड्राइंग बनाओ बेटा, ये ड्राइंग बना दो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट करें, क्रॉस सेक्शन था 5 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन क्या था इसका? 5 मीटर स्क्वायर। इसमें से पानी निकल रहा है। आपसे पूछते हैं, बताओ बेटा, बीच में आवाज ना है मुझे। आपसे पूछते हैं, बताओ एक सेकंड में पानी का कितना वॉल्यूम निकला। तो पानी की स्पीड को ऑब्जर्व करो। फर्स्ट करें, पानी की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। अब दो चीजें देख लो, पाइप का क्रॉस सेक्शन क्या था, 5 मीटर स्क्वायर, और पानी की स्पीड से निकल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। आपसे कहते हैं बताओ वॉल्यूम पर सेकेंड कितना होगा। तो आपने कहा वॉल्यूम पर सेकेंड होगा 5 इंटू 2, तो कितना आ गया, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा आपस में बात ना करो, आपने जब भी फाइंड करना है कि पानी का कितना वॉल्यूम निकला एक सेकेंड में, आप क्या करेंगे, पाइप का क्रॉस सेक्शन
और उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड के साथ। आगे समझ। क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड आपको क्या बताएगा, वॉल्यूम पर सेकंड। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, लिखिए एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 लिखो। दिस एग्जांपल इज फ्रॉम पास्ट पेपर्स। बेटा बोर्ड पे फोकस करो। एग्जांपल, अ विंड टरबाइन, थोड़ा तेज। अ विंड टरबाइन हैज an area of 20 meter square in contact. A wind turbine, it will be given. A wind turbine has an area of 20 meter square in contact with the wind of density 22 gram per dm cube. आप बताइए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में क्या होगा, सेम रहता है क्योंकि जब कन्वर्ट करेंगे ग्राम इज 1/1000 किलोग्राम, डीएम क्यूब इज 1/1000 मीटर क्यूब, कन्वर्ट करेंगे तो 22 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ये मैंने खुद ही कन्वर्ट कर लिया। A wind turbine has an area of 20 meter square in contact with wind of density 22 kilogram per meter cube, and the wind hits the turbine. अच्छा, विंड की स्पीड कब ज्यादा होगी, जब वो टरबाइन को हिट करेगी या जब लीव करेगी? जब वो टरबाइन को, सोच के बताओ, विंड की स्पीड कब ज्यादा होगी, जब वो आके टरबाइन को हिट करेगी या जब लीव करेगी? बेटा जब हिट करेगी स्पीड ज्यादा होगी, फिर अपनी एनर्जी टरबाइन को दे देगी। जब विंड टरबाइन को लीव करेगी, अच्छा अगर विंड की फाइनल स्पीड नहीं गिवन तो टेक इट टू बी जीरो। अगर विंड की फाइनल स्पीड क्वेश्चन में नहीं गिवन तो टेक इट टू बी जीरो। सो यू कैन इज्यूम दैट कि विंड अपनी पूरी एनर्जी टरबाइन को दे रही है। बेटा अगर विंड की फाइनल स्पीड नहीं गिवन तो क्या करेंगे, विंड की फाइनल स्पीड को फिर जीरो लेंगे और इज्यूम करेंगे कि विंड की एनर्जी टरबाइन को फुली ट्रांसफर हो गई है। अच्छा, द विंड हिट्स द टरबाइन with a speed of 50 meter per second and loses all of its kinetic energy. जब आपने कहा loses all of its kinetic energy तो फाइनल स्पीड क्या बन गई, जीरो, टरबाइन को लग के रुक गई। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फाइंड वॉल्यूम ऑफ विंड, find volume of wind hitting the turbine या coming in contact with the turbine per second। इसको अच्छी तरह देख लो। Find volume of wind coming in contact with the turbine per second। विंड का टरबाइन का कितना वॉल्यूम विंड को हिट करेगा, तो बताएं आंसर कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड वॉल्यूम ऑफ विंड हिटिंग द टरबाइन पर सेकंड, वहां से फार्मूला सर्कल करो जो अप्लाई होगा। फार्मूला सर्कल करो, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, वॉल्यूम पर सेकंड। तो लिखिए वॉल्यूम पर सेकंड डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। बताएं जी क्या होगा फार्मूला, कितने एरिया पे विंड आके हिट कर रही है और विंड की हिटिंग स्पीड कितना है। तो इट विल बी एरिया इनटू स्पीड। तो इस पूरे क्वेश्चन में देख के बताओ कि एरिया कितना दिया हुआ है, 20 ना, तो 20 मीटर स्क्वायर इनटू स्पीड कितना है विंड की, 50। समझ आ गई बात। तो एरिया और स्पीड का जो मल्टीपल होगा वो वॉल्यूम पर सेकंड होगा। तो 20 इंटू 50 कितना आ गया, 1000 ना, 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड। बेटा वॉल्यूम पर सेकंड, यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। डन हो गया। अब क्वेश्चन का लिखे सेकंड पार्ट। Find average speed, average force. Find, आवाज ना करो। Find average force on the turbine. टरबाइन पे फाइंड करो एवरेज फोर्स। अच्छा, फोर्स का वही फॉर्मूला जो हमने पहले सीखा हुआ है। फाइंड एवरेज फोर्स ऑन द टरबाइन।
जब वेंट जाके टरबाइन को हिट करेगी तो उस पर फोर्स लगेगी। बताया नहीं फ्लूइड्स के लिए क्या फार्मूला था? फ्लूइड्स के लिए फार्मूला था, एक यहाँ पे ड्राइंग बना दे, जितनी फोर्स वेंट लगाएगी टरबाइन पे उतनी फोर्स टरबाइन लगाएगी वेंट पे। बच्चों फिर से, जितना फोर्स वेंट लगाएगी टरबाइन पे उतना फोर्स टरबाइन लगाएगी वेंट पे। तो वेंट जाके जब टरबाइन को हिट करेगी वेंट पे फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? Force on wind and force on turbine are equal or different? They are equal. Action and reaction. जितना फोर्स से विंड को टरबाइन रोकेगी उतना फोर्स से विंड टरबाइन को पुश करेगी। तो जितना फोर्स विंड पे उतना फोर्स टरबाइन पे। ये किस पे फोर्स है, विंड पे या टरबाइन पे? जल्दी से बताओ। दिस इज फोर्स ऑन द विंड और ऑन द टरबाइन। कॉमन सेंस यूज करो। दिस इज फोर्स ऑन द विंड और इतना ही फोर्स किस पे लगेगी, टरबाइन पे। सो फोर्स ऑन द विंड is same as force on the turbine. अच्छा, फ्लूइड्स के लिए इक्वेशन बताओ जल्दी से, क्या इक्वेशन लगेगी बच्चों? इक्वेशन, हाँ वन इक्वेशन बताओ जल्दी। फ्लूइड का क्वेश्चन है ना, डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी डी माइनस यू। इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी नहीं गिवन, क्या करेंगे फिर? डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी नहीं गिवन, क्या करेंगे जल्दी बताओ? करेंगे डेंसिटी इनटू एरिया। सिंबल समझ आ रहे हैं ना? क्या फॉर्मूला था? डेल्टा एम और डेल्टा टी इज डेंसिटी इनटू एरिया इनटू स्पीड। इससे हम डेल्टा एम और डेल्टा टी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ विंड, एरिया ऑफ विंड और एरिया ऑफ कांटेक्ट और इनटू स्पीड। तो फोर्स विल बी इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर दो, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ विंड, एरिया इन कांटेक्ट और स्पीड। आगे समझ? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। करो रिप्लेस। F is equal to density of wind into area of turbine in contact with the wind, area of turbine in contact with the wind, और मल्टीप्लाई हो जाएगा जो स्पीड है जिससे वो हिट कर रहे हैं, और v माइनस u। वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, आंसर नेगेटिव आएगा, पता है क्यों? क्योंकि फोर्स लेफ्ट पे है। फोर्स ऑन द विंड इज टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट को हम जनरली क्या लेते हैं, नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव आएगी, क्यों? डायरेक्शन की वजह से। तो वैल्यूज पुट करो। क्या चीज? u बेटा स्पीड है, तो मैं वर्ड्स में लिख लूं, देखिए F इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया इनटू स्पीड इनटू v माइनस u, और ये सब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी। तो F इज इक्वल टू डेंसिटी की जगह 22, एरिया की जगह 20, एरिया की जगह 20 और स्पीड की जगह 50। वेंट की स्पीड 50 थी ना। अच्छा, टरबाइन को हिट करने के बाद वेंट चल रही है या रुक गई? टरबाइन को हिट करने के बाद रुक गई। जीरो, बी जीरो होगा बेटा, लॉस्ट ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी। और यू कितना होगा? 50, क्योंकि हिटिंग स्पीड 50। तो ये आ जाएगा 20 into 50,000, 22,000, 22,000 into 50, 11, 110,000। आंसर बताओ। 110,000 आ रहा है बेटा, आंसर बता दो ना। 110,000 माइनस 110,000 न्यूटन। अच्छा अबान, नेगेटिव साइन की रीजन बताओ जल्दी से। अच्छा, इसको कहेंगे नेगेटिव 110,000 और दूसरे वाले को क्या कहेंगे? पॉजिटिव 110,000। जितना फोर्स विंड पे उतना टरबाइन पे। विंड पे बैकवर्ड क्या चीज? जीरो। तो वो तो मैं कैलकुलेटर तो नहीं हूँ यार, मैंने तो कैस मारा है। वो तो जबानी करूंगा तो इसी तरह होगा। ठीक है, मैसेज समझ आ गया? तो जब हमें